आई फील माई सेल्फ वेरी कंफर्टेबल एट द मोमेंट। आपको ये सेंटेंस सुनने में करेक्ट लग रहा है ना, मगर ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये सेंटेंस इनकरेक्ट क्यों है। आप सभी का मास्टर क्लास प्रोनाउन 2 में वेलकम है। आज हम इस वीडियो में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए हिंदी में अक्सर आप बोलते होंगे कि मैंने ये काम खुद से किया, है ना। तो ये जो सेंस आता है खुद से किया, इसी को हम इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, वन सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देमसेल्फ। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि ऊपर तो सेल्फ 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 था, मगर नीचे के इन 3 वर्ड्स में सेल्फ आ गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम प्लूरल में सेल्फ लगाते हैं तो वो सेल्फ ना बन के क्या बन जाता है? सेल्स बन जाता है। ओके, तो देखिए जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आई रिवायर्ड द हाउस माई सेल्फ, है ना। किसका है कि मैंने अपना घर खुद से रिवायर किया, मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी को सेट किया। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, अपने आप को कंफर्टेबल बनाओ। ही रिपेयर द विंडो हिमसेल्फ, उसने विंडो अपने आप रिपेयर की। माई ब्रदर डज ऑल द पेपर वर्क हिमसेल्फ, मेरा भाई अपना पेपर वर्क खुद से करता है। शी लॉक्ड हर सेल्फ इन, उसने अपने आप को लॉक कर लिया। द डोर ओपन्स बाय इटसेल्फ, डोर अपने आप खुलता है। We will do it ourselves, हम इसे अपने आप करेंगे। I hope children behave themselves, मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे तमीज से पेश आए। The twins are only 3, but they can already dress themselves, वो जो ट्विंस हैं वो हैं 3 साल के, लेकिन फिर भी अपने आप को अच्छे से ड्रेस कर लेते हैं। तो अब आपको इन सेंटेंसेस को रीड करके समझ आया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या यूज होता है। देखिए कुछ वर्ब ऐसे होती हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है, जैसे कि एब्सेंट, एक्विट, अप्लाई, अवेल, एंजॉय, एक्सर्ट, फॉरगेट, ओवररीच, प्राइड, रिजाइन, राइट। और कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते, मगर अगर हमें ये बताना है कि वो जो एक्शन है वो सरप्राइजिंग है या अनएक्सपेक्टेड था, फिर उस केस में इन वर्ड्स के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक, अब इनको हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फील, फील के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, तो सेंटेंस क्या होगा? आई फील नर्वस, आई कांट रिलैक्स। लाई डाउन, कॉन्सेंट्रेट, है ना। जैसे यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट, तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। सिट डाउन, हरी, मीट, व्हाट टाइम शैल वी मीट टुमारो, कल किस वक्त हम मिलेंगे। वॉश, शेव, ड्रेस। ही गॉट अप, वो उठा। वॉश्ड, उसने फिर क्या किया? धुलाई की होगी। शेव्ड किया एंड ड्रेस्ड। ओके, तो आपने देखा इन सेंटेंसेस में हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया। बट एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल अब हम देखते हैं। आवर यंगेस्ट बॉय कैन ऑलरेडी ड्रेस हिमसेल्फ। अरे ये क्या हो गया? ड्रेस के साथ तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते, पर अब हमने कर दिया। तो जब मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रूल बताया था तो साथ साथ बताया था कि अगर इन शब्दों में हम एम्फेसिस देना चाहते हैं, है ना, कोई सरप्राइजिंग बात कहना चाहते हैं, फिर हम एंड में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। और वही यहाँ पर हुआ है। क्या हुआ? आवर यंगेस्ट बॉय कैन ऑलरेडी ड्रेस हिमसेल्फ, हमारा जो सबसे छोटा बेटा है वो खुद ही अपने आप को ड्रेस कर लेता है, मतलब अपने आप से कपड़े वो पहन लेता है, राइट। अब देखिए, अगर आप ये बताना चाहें कि आपने कोई काम अकेले किया,
उस केस में भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एंड में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डेकोरेटेड द होल रूम माई सेल्फ, मैंने पूरा रूम अपने आप से डेकोरेट किया। इसी तरह से यदि आप बताना चाहें कि आप अकेले ही जीवन बिता रहे हैं और अकेला रहते हैं, उस केस में हम क्या यूज करते हैं, बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। फॉर एग्जाम्पल, सिंस हिज वाइफ डाइड ही हैज बिन लिविंग बाय हिमसेल्फ, क्योंकि उसकी वाइफ मर गई है, इसलिए वो आजकल अकेला रह रहा है, मतलब अपने आप के साथ ही वो रह रहा है, राइट। अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है, सेंटेंस के मीनिंग को एकदम बदल देता है। कैसे? ही ट्राइड टू किल हिम, उसने उसको मारने की कोशिश की, तो ये एक तरह का अटेम्प्टेड मर्डर है। मगर जब मैं हिम को हिमसेल्फ कर देती हूँ, मैं कहती हूँ कि ही ट्राइड टू किल हिमसेल्फ, तो आपने देखा सेंटेंस का मतलब ही बदल गया। क्या मतलब हुआ कि उसने खुद को मारने की कोशिश की, तो अब ये अटेम्प्टेड सुसाइड हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस का मतलब ही चेंज कर देता है। अब हम कुछ एरर्स देखते हैं जो कि अक्सर लोग बोलते हुए करते हैं। जैसे आई वॉज स्टार्टिंग टू एंजॉय, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था कि एंजॉय के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब क्योंकि सब्जेक्ट है आई, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ। तो करेक्ट सेंटेंस कैसे बोलेंगे, आई वॉज स्टार्टिंग टू एंजॉय माई सेल्फ, राइट। स्टार्टिंग में मैंने आपको सेंटेंस बताया था, आई फील माई सेल्फ वेरी कंफर्टेबल एट द मोमेंट। यहां पर यही गलती है कि फील के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। हम कैसे कहेंगे, आई फील वेरी कंफर्टेबल एट द मोमेंट, राइट। दे फेल्ट देमसेल्व्स क्वाइट इल, है ना। अभी हमने बताया फेल्ट के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बोलेंगे कि दे फेल्ट क्वाइट इल, उन्होंने बीमार महसूस किया। अब आपको एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगी। देखिए, आप शीशे में खड़े होते हैं तो आपको आपकी ही इमेज दिखाई देती है, किसी और की तो नहीं दिखाई देती, है ना। इसी तरह से यदि आपने किसी और की फोटो ली, है ना, और उस पे ड्राइंग बनाई, तो आपने किसी और की फोटो ली, तो ये ईच अदर और देमसेल्व्स, अक्सर लोग इसमें बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं। जैसे कि मैं बोलूं, पीपल वर हगिंग एंड किसिंग देमसेल्व्स, तो इसका तो ये मतलब हुआ कि लोग खुद को ही हग कर रहे थे और किस कर रहे थे, बट ऐसा तो नहीं है, वो एक दूसरे को कर रहे होंगे ना। तो हम करेक्ट कैसे बोलेंगे, पीपल वर हगिंग एंड किसिंग ईच अदर, ठीक है। इसी तरह से देखिए हम क्या गलती कर देते हैं, द टू मैन इंट्रोड्यूस्ड एंड शुक हैंड्स, है ना, दो आदमियों ने इंट्रोड्यूस किया और हाथ मिलाए। अब इसका तो क्या सेंस बन रहा है कि उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराया और हाथ मिलाए, नहीं, यहाँ पर देमसेल्व्स का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, ए ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया बी से, और बी ने खुद को इंट्रोड्यूस कराया ए से, और फिर उन्होंने हाथ मिलाए। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द टू मैन इंट्रोड्यूस्ड देमसेल्व्स एंड शुक हैंड्स। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट जो शब्द है वही अपने आप से खुद को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होगा। इनडेफिनिट का मतलब होता है जब कोई चीज फिक्स नहीं है, पक्की नहीं है ना। तो ये वो प्रोनाउन होती हैं जो ऐसे पर्सन्स और ऐसी चीज़ों को रेफर करती हैं जिनके बारे में हम जनरल वे में बात करते हैं और हम किसी पर्टिकुलर बंदे को पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल से हम इस बात को समझते हैं। वन हार्डली नोज वॉट टू डू, ओके, किसी को ही मुश्किल से पता होता है क्या करना है। नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन, उसकी कोई भी पोयम वेल नोन नहीं है, जानी पहचानी नहीं है। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग ग्रेट ही पैदा होते हैं, इन बॉर्न ही ग्रेट होते हैं। वी डिड नॉट सी एनी ऑफ देम अगेन, हमने उनमें से किसी को दोबारा नहीं देखा। डिड यू आस्क एनीबडी टू कम, क्या तुमने किसी को आने के लिए कहा था।
अब आप एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो वन है इसको हमने एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट माना और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने सिंगुलर वर्ब नोज का यूज किया। नन को हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, इसलिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर का यूज हुआ। सिमिलरली सम को भी प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया। अब देखिए, जब आप किसी सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस बताना चाहते हैं तब हम somebody, someone और something का यूज करते हैं, मगर यदि हम सेंटेंस में नेगेटिव सेंस में बात करते हैं तब फिर हम anybody वगैरह का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल से हम इस बात को समझते हैं। We bought some flowers, हमने कुछ फ्लावर्स खरीदे, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। मगर इसी को ही अगर आप नेगेटिव सेंटेंस में बनाना चाहें, We did not buy any flowers, हमने कोई भी फ्लावर नहीं खरीदे। तो आपने देखा, जब आपने इसको नेगेटिव बना दिया उस केस में आपने any का यूज किया। ओके, इसी तरह से he is busy, he has some work to do, वो बिजी है क्योंकि उसके पास कुछ काम है करने को। इसका नेगेटिव अगर हम बनाना चाहें तो हम बोलेंगे he is lazy, he never does any work, है ना, वो आलसी है, कभी कोई काम नहीं करता। There is somebody at the door, दरवाजे पर कोई है। There is nobody at the door, या हम कैसे कहेंगे, There is not anybody at the door, दरवाजे पर कोई नहीं है। I want something to eat, मैं कुछ खाने को चाहता हूँ। I don't want anything to eat, मुझे खाने को कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब somebody और something का यूज और कहाँ करते हैं, हम तब इन वर्ड्स का यूज करते हैं जब हम ये जानते हैं कि कोई व्यक्ति या चीज एग्जिस्ट करती है। जैसे आर यू वेटिंग फॉर somebody, क्या तुम किसी का वेट कर रहे हो। इसका मतलब यहाँ पे आपको पता है कि कोई ना कोई पर्सन एग्जिस्ट करता है, इसलिए आपने बोला आर यू वेटिंग फॉर somebody। सिमिलरली सम का यूज हम और भी चीजों में करते हैं, जैसे हम किसी से कुछ पूछते हैं या फिर किसी को कोई चीज ऑफर करते हैं, राइट। जैसे हम किसी से पूछेंगे कैन आई हैव सम शुगर प्लीज, क्या मुझे कुछ शुगर मिलेगी, मिल सकती है ना। या आप किसी को ऑफर करें वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगे। ओके, इसी तरह से एनी का यूज हम तब करेंगे जब हमें पता नहीं है कि कोई चीज या पर्सन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। जैसे डू यू हैव एनी लगेज, क्या तुम्हारे पास कुछ लगेज है, लगेज मीन्स सामान। इज देयर एनीबडी इन द हाउस, क्या घर में कोई है, राइट। कुछ और भी रूल होते हैं क्या, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी अभी आपको बताया था कि somebody, someone, anybody, anyone, ये सिंगुलर वर्ड्स है। कहने का मतलब है कि इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि someone is here to see you, कोई है यहाँ जो तुमसे मिलने आया है। ओके, मगर अगर आपको इन सेंटेंस के बाद कुछ वर्ड्स यूज करने होते हैं फिर उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। कैसे, someone has forgotten their umbrella, तो देखिए someone के साथ तो हमने has यूज किया मगर हमने बोला their umbrella। ये dear umbrella क्यों बोला हमने, dear umbrella हमने इसलिए बोला कि हमें पता नहीं है कि वो मेल का अम्ब्रेला है या वो फीमेल का अम्ब्रेला है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, dear umbrella। सिमिलर वे में if anyone wants to leave early they can, अगेन हम उस anyone को नहीं जानते, वो he भी हो सकता है, वो she भी हो सकता है, इसलिए हमने बोला they can। ओके, anybody can do it if they try, कोई भी इसे कर सकता है यदि वो कोशिश करे। सेम कंसेप्ट, वो ही भी हो सकता है, वो शी भी हो सकता है, इसलिए हमने क्या यूज किया, दे का यूज किया। अब यहां पर एक रूल ये भी होता है क्या कि जो हम इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे आई शैल बी ग्लैड
to help every one of my boys in his studies। हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं अपने स्टूडेंट्स की उनकी पढ़ाई में मदद कर सकूं। तो क्योंकि यहाँ पर बॉयज है इसलिए बॉयज के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्या बोला, हिज स्टडीज, राइट। अब यदि कोई व्यक्ति कहता है वन शुड ओबे हिज एल्डर्स, ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो हमें पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करना है वो करना है वन के अकॉर्डिंग, और वन के अकॉर्डिंग क्या होगा, वंस होगा, ना कि हिज होगा। तो करेक्ट सेंटेंस कैसे बोलेंगे, वन शुड ओबे वंस एल्डर्स। ओके, इसी तरह से वन शुड टेक केयर नॉट टू मेक हिमसेल्फ ऑब्नोशियस टू अदर्स। ऑब्नोशियस का मतलब होता है इम्पोलाइट या फिर रूड। तो क्या कह रहा है कि हर बंदे को ध्यान रखना चाहिए कि वो दूसरों के साथ इम्पोलाइट या फिर रूड ना हो। ओके, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा वो होगा वन के अकॉर्डिंग, और वन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, वन सेल्फ, ना कि हिमसेल्फ। तो हम क्या कहेंगे, वन शुड टेक केयर नॉट टू मेक वन सेल्फ ऑब्नोशियस टू अदर्स। देखिए नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के जो अंडर वर्ड्स आते हैं वो होता है ईच, ईदर, नीदर। ये क्या होते हैं, एट ए टाइम सिर्फ एक ही व्यक्ति को रेफर करते हैं और इसीलिए हम इनको एज अ सिंगुलर यूज करते हैं। कहने का मतलब है कि जो वर्ब है वो सिंगुलर होगी। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज, हर एक लड़के को एक प्राइज मिलता है। तो देखिए ईच, क्योंकि मैंने अभी बताया इनको हम एज अ सिंगुलर कंसीडर करते हैं, तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने गेट्स का यूज किया। गेट्स मतलब सिंगुलर वर्ब का हमने यूज किया, एस लगाया हमने। ईदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, इनमें से कोई एक रोड रेलवे स्टेशन तक जाती है। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट माना है इसलिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हुआ, लीड्स हुआ। नीदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज ट्रू, कोई भी एक्यूजेशन ट्रू नहीं है। फिर से हमने क्या यूज किया, इज का यूज किया। ओके, देखिए ईदर और नीदर का यूज किया जाता है जब हम दो चीजों या दो व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। मगर यदि हम दो से ज्यादा लोगों के या दो से ज्यादा चीजों के बारे में बात करें, फिर उस केस में हमें नो वन, एनी वन, इन सब का यूज करना चाहिए। अब मैं आपको इनको कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से बताती हूँ। मैं आपसे बोलूं कि आप इन सेंटेंस को करेक्ट कीजिए। पहला सेंटेंस मैंने आपसे कहा, नीदर ऑफ दीज फोर व्हीकल्स विल डू। तो अभी देखिए रूल मैंने क्या बताया कि दो से ज्यादा के केस में हम नन का यूज करते हैं, बट वहां वो क्या कह रहा है, नीदर कह रहा है। तो करेक्ट सेंटेंस कैसे बोलेंगे, नन ऑफ दीज फोर व्हीकल्स विल डू। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एनी वन ऑफ द टू गर्ल्स कैन सॉल्व दिस पजल, राइट। अब फिर से देखिए, अभी दो लड़कियां हैं, दो के केस में हम ईदर या नीदर का यूज करना चाहिए हमें, तो क्या होगा, ईदर होगा। तो करेक्ट सेंटेंस कैसे बोलेंगे, ईदर ऑफ द टू गर्ल्स कैन सॉल्व दिस पजल, राइट। इसी तरह से either of the three students is responsible for the loss। तीन लड़के हैं, तीन स्टूडेंट्स हैं, तो तीन के साथ दो से ज्यादा हुए तो either ना लग के क्या यूज करा जाएगा, anyone यूज किया जाएगा। हम कैसे कहेंगे, any one of the three students is responsible for the loss। और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। none of the two girls could complete the job। दो लड़कियां हैं ना, तो क्या कहना चाहिए, नीदर कहना चाहिए। नीदर ऑफ द टू गर्ल्स कुड कंप्लीट द जॉब। ईदर रीता और सीता हैव लेफ्ट देयर टिफिन बॉक्स। अब यहाँ पर देखिए दो एरर हो गई हैं। क्या, एक तो क्योंकि हमने अभी बताया था कि हम ईदर इन सबको सिंगुलर मानते हैं, तो उस हिसाब से तो हैज होना चाहिए, और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करना होगा। पॉजेसिव प्रोनाउन मैंने पिछली मास्टर क्लास पार्ट 1 में पढ़ाया है, आप वहां पर जाकर उन प्रोनाउंस को भी स्टडी कर सकते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस होगा कि ईदर रीता और सीता हैज लेफ्ट हर टिफिन बॉक्स।
either the teacher or the students have left his classroom unlocked. या तो टीचर या स्टूडेंट्स ने क्लासरूम को अनलॉक छोड़ दिया है, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ईदर के साथ दो नाउन है, एक तो टीचर है एक स्टूडेंट्स है। टीचर सिंगुलर है और स्टूडेंट्स प्लूरल है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा नाउन हेल्पिंग वर्ब के या वर्ब के पास होता है उसके हिसाब से हम वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वर्ब के पास है, इसलिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने हैव लेफ्ट का यूज किया। और क्योंकि एक नाउन सिंगुलर है और एक नाउन प्लूरल है तो पोजेसिव प्रोनाउन हमारी प्लूरल नाउन के हिसाब से होगी, मीन्स स्टूडेंट्स के हिसाब से होगी। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, either the teacher or the students have left their classroom unlocked. नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, स्कूल में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे सेंटेंसेस होते थे, दिस इज अ बॉय, दैट इज अ हाउस, है ना, दीज आर फ्लावर्स, दोज आर फैंस, है ना। तो आपने देखा था कि जो चीजें पास में होती हैं और सिंगुलर होती हैं उनके साथ तो हम दिस का यूज करते हैं, और जो चीज हमसे दूर है और सिंगुलर है उसके साथ हम दैट का यूज करते हैं। इसी तरह से अगर आपका जो चीजें हैं या लोग हैं वो प्लूरल है और आपके पास हैं तो उस सेंस में हम दीज का यूज करेंगे, और अगर वो दूर है तो फिर हम दोज का यूज करेंगे। जैसे इसने कुछ एग्जाम्पल भी समझाए हैं हमें कि दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, ये एक तोहफा है जो मेरे अंकल ने दिया। दैट इज द रेड फोर्ट, वो लाल किला है। दीज आर मेयरली एक्सक्यूजेज, ये जस्ट एक्सक्यूजेज हैं। आई नीड टू पेंट दोज विंडोज, मुझे उन विंडोज को पेंट करने की जरूरत है। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का क्या रूल होता है कि इसमें क्या होता है कि ये वर्ड्स वहां पर यूज किए जाते हैं जब आप किन्हीं दो चीज को कंपेयर कर रहे हो, है ना। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, द क्लाइमेट ऑफ बेलगांव इज लाइक पुणे। अब मैं ऐसे कहूं तो गलत है। क्यों गलत है? जो मैं सेंटेंस बोल रही हूं उसका तो मतलब ये बनता है कि जो बेलगांव का क्लाइमेट है वो पुणे जैसा है। यहाँ पहले हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं और बाद में हम उसे किसी सिटी से कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, कंपैरिजन तो एक जैसे चीजों का होता है ना भाई। जब हम बेलगाम के क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर हमें पुणे के भी क्लाइमेट के बारे में बात करना चाहिए। तो ये जो पुणे का क्लाइमेट है, इस फ्रेज को दोबारा रिपीट ना करके मैं कैसे कह देती हूँ कि दैट ऑफ पुणे। तो हमें किस तरह से कहेंगे, द क्लाइमेट ऑफ बेलगांव इज लाइक दैट ऑफ पुणे। इसी तरह से द स्ट्रीट्स ऑफ दिस सिटी आर वर्स देन दोज ऑफ अहमदाबाद। इस शहर की जो सड़कें हैं वो अहमदाबाद की सड़कों से भी खराब हैं। तो देखिए दोज ऑफ अहमदाबाद क्यों यूज किया, क्योंकि हम सिटी के स्ट्रीट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे दोज ऑफ को स्किप करेंगे तो फिर आपका सेंटेंस इनकरेक्ट होगा, राइट। आवर सोल्जर्स आर बेटर ड्रिल देन दोज ऑफ एनिमीज। हमारे सोल्जर्स को बेटर ड्रिल किया गया है। ड्रिल का मतलब होता है प्रैक्टिस करवाई हुई है उनको, ताकि वो अच्छे सोल्जर्स बन सके। आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ आए होंगे। इसी तरह से क्या होता है कि सपोज आपने दो चीजों का जिक्र किया है, ठीक है, जैसे वर्च्यू एंड वाइज ऑफर देमसेल्व्स फॉर योर चॉइस। वर्च्यू और वाइज अपने आप को आपकी चॉइस के लिए ऑफर करते हैं, ठीक है। अब जब मुझे पहले ये जो मतलब बाद वाला वर्ड है वाइज, जब मुझे इसको पॉइंट आउट करना हो तो इसके लिए मैं दिस का यूज करूंगी, और जो दूर है, दूर कौन है, वर्च्यू, उसके लिए हम दैट का यूज करेंगे। तो वर्च्यू और वाइज दोनों ही आपको अपनी चॉइस, आपकी चॉइस के लिए ऑफर करते हैं। दिस लीड्स टू माइजरी। दिस यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है, वाइज के लिए यूज हुआ है। इससे माइजरी आती है, मतलब कि गरीबी आती है, मुश्किल आती है। दैट यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है, वर्च्यू के लिए यूज हुआ है। वर्च्यू से हैप्पीनेस आती है। एक और एग्जाम्पल से थोड़ा इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। अल्कोहल एंड टोबैको आर बोथ इंजूरियस। दोनों ही इंजूरियस है, नुकसानदेह है। दिस परहैप्स लेस देन दैट।
जो यहाँ पे दिस वर्ड का यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ, टोबैको, क्योंकि दिस के पास कौन है, टोबैको, और दैट हमारा किसके लिए यूज हुआ है, अल्कोहल के लिए। तो मतलब कि जो टोबैको है वो शायद कम इंजूरियस है किससे, अल्कोहल से। आई होप आपको ये जो मास्टर क्लास प्रोनाउन 2 है इसके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। यदि आप इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश वोकैबलरी को बहुत ही आसानी से अपनी मदर टंग में सीखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें इंग्लिश सीखने में बिल्कुल भी डर ना लगे और वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे सकें। थैंक यू।